स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ऑली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट चल रहा है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 7 से 9 नवंबर के बीच में, उसी का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो 7 से 9 नवंबर के बीच जो ऑली बोर्ड का जो चल रहा है मॉक टेस्ट, उसमें कुछ गलतियां भी थी। गलतियां नहीं मतलब कि हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और, इस तरीके से कहीं कहीं मिस प्रिंट थोड़ा सा है इंग्लिश और हिंदी में। तो वो सारी 3 से 4 क्वेश्चन में, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में आपकी गलतियां थी थोड़ा। तो हम उसको एक किनारे करके सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक व्यवसाय ए और बी द्वारा शुरू किया जाता है। ए ने 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश किया और व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद बी ने 80 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष के शुरुआत में ए ने अतिरिक्त 30,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 रुपये है। यदि वे कुल लाभ का आधा भाग समान रूप से और शेष भाग निवेश के अनुपात में वितरित करते हैं तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब जितना लाभ हो रहा है उसका आधा इक्वली डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो आधा बचा उसमें वो अपना जिस हिसाब से प्रोपोर्शन में जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी कॉमन हैं जीरो उसको हम काट लेंगे। 3 जीरो 5,000 में कट जाएगा, 3 जीरो 30,000 में, 3 जीरो 8,000 में, 3 जीरो 60,000 में। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये बाद में कटने वाला ही है तो शुरू में ही काट लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 60 रुपये का वो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 12 महीने के लिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद फिर 1 साल बाद 30 रुपये का और इन्वेस्टमेंट किया। तो मतलब 60 पहले था, 30 और जब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 90 का। ये 90 कितना दिया, 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अभी ए का पोर्शन है। बी का कितना हो जाएगा, बी ने देखिए सबसे पहले 3 महीने बाद शुरुआत वर्ष के 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, कितना 80। और उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो 5,000 रुपये निकाल लिए। मतलब 80 जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें जब 5 निकाल लेगा तो 75 बचेगा, और ये 75 पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। इसको जब हम लोग काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10:9। जब आप काटेंगे ये 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ से भी 12 कट जाएगा और यहाँ से भी 12 कट जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इसको एग्जैक्टली जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा 10:9। तो ए और बी का जो अनुपात आएगा 10:9, और टोटल लाभ कितना हो जाएगा, इसी को जोड़ लीजिए 19 लाभ का आधा पोर्शन वो इक्वली डिवाइड करें, 9.5 पोर्शन 9.5%। जब इसको आधा करेंगे तो 9.5 को ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आधा इसमें आधा ए को मिलेगा और आधा बी को मिलेगा। लेकिन ये जो 9.5 है इसको ये 10:9 के हिसाब से ए 10 ले रहा है, बी 9 ले रहा है, तो इस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसको जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो 4.75 ये आ जाएगा, 4.75 ये आ जाएगा ए और बी को। लेकिन जब इसको इस हिसाब में 10 और 9 के हिसाब से बांटेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4.5। तो यहाँ एक को 5 मिला और यहाँ एक को मिला 4.75, तो कुल मिला 9.75। 9.75 की वैल्यू कितना है 35880। तो 9.25 देखिए 9.25 कैसे, ये 4.5 और 4.75, 9.25 की वैल्यू निकालना है आपको। तो जब आप इसको निकालेंगे 4040 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए जो अगला प्रश्न था वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। 2 वस्तु को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है, किसका विक्रय मूल्य अधिक है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उसे 15% और 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। और दूसरा जो है वो बी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 8% छूट पर बेचा जाता है। देखिए ए का जो है 1200 रुपये है और उसको 15% और 20% के सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव कैसे निकाला, 15 + 20 - 15 × 20/100। तो ये जब काटेंगे आप कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 3 15, 35 में से 3 गया 32, मतलब 32% के डिस्काउंट पे बेचा गया। 32% के डिस्काउंट पे बेचा गया तो बेचा कितने गया 68% के, ठीक है 68% पे ये हो जाएगा। और ये 800 रुपये आपका है ये वाले का, इसको 8% के छूट पे बेचा गया तो बेचा कितने पे गया 92% पे, ठीक है। परसेंट से ये जीरो कट जाएगा, ये गया। इसको जब हम निकालेंगे 4 से काट लेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। उसके बाद देखिए यहाँ से भी 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34 और ये कितना हो जाएगा 46। फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा कितना 23, ठीक है। तो 17 को 17 51 ये, और ये हो जाएगा कितना 46। तो किसका ये ज़्यादा, इसका ही आएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका सांख्यिकी से था, स्टैटिस्टिक्स से, कि 15 प्रेक्षणों का प्रसरण वेरिएंस 81 है और उनका माध्य 54 है, तो प्रसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में मीन। तो हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। अंडर रूट वेरिएंस की वैल्यू जो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के बराबर होगी। तो अंडर रूट 81 की वैल्यू आ जाएगी 9, तो 9 / 54, मीन की वैल्यू कितना है 54।
9 छक्का 54, 1/6, 1/6 की वैल्यू कितना हो जाएगा परसेंटेज में 16.67। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी ईजी था कि किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज और 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज के बीच अंतर 380 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई 5 दम 50, 50% ये होगा एक बार, ये होगा 3 चौक 12, 12% ये, इसका अंतर आपका कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 380 रुपये, मतलब 38% के मूलधन के जो प्रिंसिपल है उसका 38% की वैल्यू दिया है 380, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 100, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000, तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिंदी माध्यम में अलग है, मतलब जो हिंदी का लैंग्वेज है उसमें अलग है, और इंग्लिश के लैंग्वेज में अलग है। इंग्लिश का लैंग्वेज थोड़ा पता नहीं किस तरीके से बोला है, हिंदी की लैंग्वेज जो है, और देखिए हिंदी की लैंग्वेज से जब करेंगे, देखिए आंसर इसका कितना आएगा। 52 पत्तों की एक मानक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह अंकित या तो फेस वाला पत्ता होगा या एक पान वाला पत्ता होगा। अब देखिए दोस्तों 52 पत्ते की जो पूरी गद्दी है उसमें फेस वाले जो होते हैं कार्ड, वो 3-3-3, मतलब जो चार जो होता है 4 पोर्शन, चिड़ी का, ईंट का, और जिस तरीके का 4 पोर्शन होता है उसमें हर एक पोर्शन में 3 फेस वैल्यू वाले कार्ड होते हैं। तो फेस वाला कार्ड हो जाएगा कितना टोटल 12। उसके बाद ये चिड़ी वाला जो पत्ता होगा, एक पान वाला जो पत्ता होगा वो कितना होगा 13। लेकिन ये दोस्तों इसको ध्यान रखिए, जो 3 फेस वैल्यू वाला है पान वाला, उसको हम इसमें काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 10। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो जाएगा 12 + 10, ये हो जाएगा 22, और टोटल आउटकम है हमारे 52। इसको हल करेंगे तो 11/26 आएगा, और आंसर भाई ये तो था ही नहीं, अब किस तरीके से लगाया वो देखा जाएगा भाई। अब देखिए अगला वाला जो प्रश्न है, दिया है 2 ट्रेन समान दिशा में चल रही हैं जिसकी चाल क्रमशः 55.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 48.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और धीमी चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट 39 सेकंड में पार कर लेती है। धीमी चाल से दौड़ने वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में समान दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 55.6 और 48.4, इसको जब माइनस में आप करेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। अब देखिए मीटर में कर लेते हैं, उससे थोड़ा ईजी है, साइड पे चला जाएगा। तो 7.2 को मीटर पर सेकंड में जब करेंगे तो 5/18, ये आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड ये आ गया रिलेटिव स्पीड। अब जानते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगी रिलेटिव स्पीड और इनटू टाइम। टोटल जो डिस्टेंस चलेंगे वो क्या चलेंगे जानते हैं, जो लंबी ट्रेन है और जो छोटी ट्रेन है उन दोनों का जो लेंथ का जो प्लस होगा वही टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ देखिए, एक तो 102 है और एक कितना है x, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड 4 है और टाइम कितना लग रहा है 99 सेकेंड। तो 99 सेकेंड जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये रिलेटिव स्पीड 4 नहीं दोस्तों 2 होगी, ये 2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 9 18, 2 9 18 19, 198 हो जाएगा टोटल। x की वैल्यू इसको निकाल देंगे, 198 माइनस 102 तो हो जाएगा 96 मीटर। ये धीमी चलने वाली ट्रेन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। 20 आदमी एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं और 15 औरतें उसी कार्य को x + 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक दिन में 60 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य 45 औरतों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के अनुपात का 2:1 है। 60 दिन में जो व्यक्ति काम कर रहा है मैन, और जो 45 दिन में वोमेन जो कार्य कर रही है उसके कार्य का अनुपात जो है 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, कितना निकल जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 3 45, इधर चला जाएगा मैन बाई वोमेन 3/2 एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3/2। अब देखिए यहाँ रख देंगे 20 आदमी एक कार्य को x दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी और एक आदमी करता है 3 की एफिशिएंसी से कितना दिन में काम करेगा, x दिन में। और यही कार्य बराबर होगा 15 औरतों के 2 एफिशिएंसी के साथ, एक औरत 2 एफिशिएंसी के साथ काम करती है, और x - 20 दिन हो जाएगा। ये कार्य बराबर यहाँ से x निकल जाएगा, तो 20 यहीं 60 हो जाएगा, और ये 15 दूना 30, ये आ जाएगा 2x बराबर x - 20, x + 20, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20 दिन। तो ये x की वैल्यू 20 जो है, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इसमें 20 × 3 × x बराबर 20, ये टोटल वर्क आ गया। और करना किसको है, 40 व्यक्ति को, 40 व्यक्ति को करना है, और एक व्यक्ति जानते हैं 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। इसको जब गुणा करेंगे 2 3 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200, और 4 3 12 120, ये कट जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो था लाभ और हानि से। देखिए दिया है 20 वस्तु को
एक साथ बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य से 124 रुपये अधिक है और दी जाने वाली छूट 48 रुपये है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो लाभ होगा हमारा, लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए लाभ बराबर कितना है, 4 वस्तु के सीपी के बराबर है और सेलिंग प्राइस 20 वस्तु सेल की जा रही है। जब 20 वस्तु सेल की जा रही है तो 20 खरीदी भी जाएगी, 20 सीपी। तो इसको जब हम निकालेंगे तो एसपी बाई सीपी आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, जब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 6/5। ये 24 में जब 20 का भाग देंगे इधर करेंगे तो 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 6/5। मतलब जो सीपी है वो 5 है और एसपी जो है वो 6 है। अब देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, 5x। देखिए सीपी जो है, सीपी बराबर 5x है और एसपी बराबर है 6x। जो मार्क प्राइस है वो क्या बोल रहा है, सीपी से 124 रुपये ज़्यादा है, मतलब 5x से 124 रुपये ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा सीपी और एमपी में जब छूट दे देंगे हम, कितने की छूट दे रहे हैं, 48 की, तो यही चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। मतलब 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 124 माइनस 48। तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 76, ठीक है 76। तो 6x बराबर 5x प्लस 76। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 76। तो हमको बोला है क्या, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 76 क्रय मूल्य कितना है, 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 76, इसको जब हम करेंगे तो 380 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये अलजबरा का जो प्रश्न है किस तरीके का है, 2x² प्लस x माइनस 5 इजकल टू 0। अब पूछा है 4x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये -5 इजकल टू 0 है। अब हम इसको इधर भेज देते हैं, 2x प्लस x बराबर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू x बराबर 25। तो ये 4x² नहीं होगा, ये स्क्वायर है, x का पावर 4, ठीक है 4x का पावर 4 प्लस x² प्लस 2 दूनी 4 x² और x क्यूब बराबर 25। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर भेज देंगे, 25 माइनस x² हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। थीटा की वैल्यू आपका न्यून कोण है, तो 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों 1/sec थीटा को हम क्या 1/cos थीटा को हम सीधा बदल लेते हैं सेक थीटा और इसको क्या करते हैं, परमीकरण कर देते हैं, 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसका परमेय करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज करके हम तभी गुणा भाग करेंगे। अब देखिए सेक थीटा tan थीटा ये ऊपर ही रहेगा, तो मतलब tan थीटा प्लस सेक थीटा ये ऊपर है और इधर क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा और इनटू में tan थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब a माइनस बी a प्लस बी। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अगर इसी को हम माइनस कॉमन ले लें, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर चलिए हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा, -1। तो सेक थीटा यहाँ पर है और ये जो ऊपर वाला बचा है tan थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे कितना है, -1, ठीक है, ये प्लस वाला। अब जब ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -tan थीटा। प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति का, बोला है कि PQR में समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PM QR पर लंब है तथा PR बराबर PQ बराबर QR। ये मतलब मान लीजिए P है, Q है, ये R है, तो PM जो है QR पर लंब है, मतलब ये कितना है, PM, ये 90 डिग्री, ठीक है। तथा मतलब Q और R के निर्देशांक जो दिए हुए हैं, Q और R के निर्देशांक 8,7 और -2,7, ठीक है। देखिए दोस्तों, और इसके साथ ही साथ बोला है कि PQ बराबर QR, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों बराबर भुजाओं का जो शीर्ष पॉइंट होता है, उससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली भुजा को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मतलब क्या है, सीधा हमको Q और R का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है।
तो Q और R के मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2 मतलब 8 माइनस 2, 8 में से जब -2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6/2 और इधर कितना है 7 और 7, 7 7 14, 14/2। तो ये आपका आ जाएगा 3:7। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम इसको 1 मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे। देखिए 1 2 3 4 ये लगातार श्रेणी है 20 अंकों की। इसी तरीके से 1 2 3 4 ये भी लगातार श्रेणी है 20 अंकों की, प्राकृतिक 20 संख्याओं की श्रेणी है। तो जानते हैं कितना होता है भाई, इसका जो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। तो भाई n नंबर ऑफ टर्म, देखिए 1 2 3 करके 20 बार जा रहा है, कितना हो जाएगा 20/2। 2 इंटू a मतलब पहला टर्म, 2 इंटू 1 पहला टर्म 1 है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 ही हो जाएगा, उसको हम लिख नहीं रहे हैं। ये प्लस लगाया, n नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, तो हो जाएगा 19, 20 - 1 19 इंटू d। ये कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, तो एक ही हो जाएगा, तो उसको लिखते नहीं है। तो 19 भी कितना हो जाएगा 21, ये टोटल 21। अब देखो ये एक श्रेणी हो गई और एक श्रेणी सेम टू सेम ये है, तो इसका जो सम होगा उसका हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसका निकला है, सिर्फ और सिर्फ इसका निकला है और इसका निकला है। बीच में ये यक्स जो है, ये 21 जो है छूट गया है, तो इसको भी जोड़ लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा, तो 20 गुणे 19 और 19 और 2 21, ये हो ही गया है 21 प्लस 21। तो 20 और 21 हो जाएगा कितना 420 प्लस ये 21, तो कितना आ जाएगा 441। अगला जो सवाल है दोस्तों वो दिया हुआ है कि शब्द ई से शुरू होकर और एच पर समाप्त होते हैं, तो इंग्लिश शब्द के अक्षर को कितने तरीक़ों से चयनित किया जा सकता है। देखिए मतलब भाई ये सीधा सीधा बोल रहा है कि इस वर्ड से आपको एक शब्द बनाना है, लेकिन जो शुरुआत हो वो हमेशा ई से हो और जो अंत हो हमेशा एच से हो। तो मतलब जो शुरू के 2 टर्म हैं, पहला टर्म तो सिर्फ एक ही प्रकार से ले सकते हैं वो ई, और लास्ट टर्म जो है वो भी एक ही प्रकार से ले सकते हैं एच। बचा लेकिन टर्म कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा N G L I और S। तो बीच में बचा 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है। अब इसमें कुछ भी बोला है कि आप किसी को भी पहले रखिए, किसी को भी बाद में रखिए। तो ये पहला वाला जो टर्म होगा उसको भरने का हमारे पास 5 तरीके होगा, और जब एक आ जाएगा दूसरे वाले को भरने का 4 तरीका, तीसरे वाले को भरने का 3 तरीका, लास्ट से पहले वाले भरने का 2 तरीका, और इसके भरने का तरीका 1। तो ये हो जाएगा कितना 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपका गलत पूछा था। गलत मतलब कि देखिए ये हिंदी में इतना नहीं दिया हुआ है, हिंदी में सिर्फ दिया हुआ था 5, और जब इंग्लिश में उसको कर रहे हैं तो 5√5 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ये मिस प्रिंट या क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा अंक गलत हुआ था। बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो है आपका वो दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि तिर्यक ऊंचाई 5√5 है तो वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं पाई RL ये होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 100 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम, और L की जगह कितना दिया हुआ है 5√5, तो R इंटू 5√5 की वैल्यू कितनी है 100। 5 से काट लेंगे तो कितना कट जाएगा 20, 5 20 में 100, और √5 जब काटेंगे तो देखिए 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है, तो 4 तो रह ही जाएगा, और ये √5 से ये एक √5 रह जाएगा, तो हो जाएगा 4√5। ठीक है, ये क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी R की वैल्यू। अब देखिए R की वैल्यू आ गई तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई R²H। तो ये देखिए ये स्लांट हाइट दी हुई थी, स्लांट हाइट हमारी दी हुई थी 5√5, लेकिन हमको जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट उसको निकालना है। तो देखिए भाई ये आपका इस तरीके से जो आपका शंकु बनता है, ये स्लांट हाइट, ये H और ये R, इसकी वैल्यू 5√5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 4√5 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√5। क्यों? क्योंकि भाई 3 4 5 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो इसी तरीके से ये स्लांट हाइट जो आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो 3√5 हो जाएगी। तो इसको रखेंगे 1/3 इंटू पाई, पाई की जगह पाई रखने दीजिए, आंसर पाई में ही है ये। R बराबर आ जाएगा 4√5। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 × 16, 16 गुणे 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 16 पंजे 80, तो 80 इंटू H बराबर कितना आ जाएगा 3√5। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 80√5 पाई आपका इसका आंसर हो जाएगा। कि एक 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची जाती है। यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी 5 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरीके से है कि एक जीवा खींची जा रही है और उसके केंद्र से सेंटर की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर।
तो हमको इस जीवा की लंबाई बतानी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, त्रिज्या इसको मिला देंगे। जानते हैं त्रिज्या से डाला गया लंब जीवा को समित विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा 5 और जीवा ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास दिया हुआ है 26 तो त्रिज्या आ गई 13। तो 5 12 13, 5 12 13, ये 5 12 13 ट्रिपलेट। तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 12, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 12 दूना 24। देखिए दोस्तों ये वाला तो देखिए सबसे पहले ये इसका तरीका जो करने का है वो सबसे पहले आप देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। और किसी भी तरीके से जब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, मतलब ऊपर तो 64 ही आएगा और नीचे कुछ जीरो हिसाब से आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अंडर रूट अगर लेंगे आप तो 8 तो आना ही है भाई। 64 का जो अंडर रूट होता है वो 4 तो होता नहीं है, 8 ही होगा। 16 भी नहीं होता, 32 भी नहीं होता, तो 64 का अंडर रूट तो 8 ही आएगा। ये तो आप तुक्का भी मार सकते थे, ये भी हो जाता, सही हो जाता थोड़ा सा एलिमिनेट करके। लेकिन जो जेन्युइन किस तरीके से लगाएंगे, 0.4 दिया हुआ है तो हम इसको कर लेंगे क्या, 4/10। ये दिया हुआ है 4/1000 और परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे 100। उसके साथ ये परसेंटेज से ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 चौक 16 चौको 64, ये ऊपर आ गया। और ये आ जाएगा कितना आपका 3 2 5 6 0। ठीक है, इसका जब अंडर रूट निकालेंगे 6 0 रहेगा। अंडर जब रूट निकालेंगे तो 8/3 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.008। तो ये सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 170 सेंटीमीटर है और आधार 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है 170 परिमाप है और एक 50 सेंटीमीटर की है। तो अब जो दो भुजा बची वो कितना हो गई 120 की। अब देखिए 120 में अगर यही दोनों बराबर वाली भुजा होती तो कितना कितना होता 60 और 60। और अगर मान लो कि ये बराबर वाली भुजा होती तो ये 50 है तो एक और 50 आ जाता, तो बचता कितना 70। तो 50 और 50 आ जाता और 70, और या तो 60 और 60 या 50। देखिए आंसर तो हमारा 60 के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये हमारा 60 हो जाता है आंसर। दिया हुआ है त्रिभुज PDC एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग ABCD के अंदर खींचा गया है। मतलब एक वर्ग आप बना लीजिए ABCD। तो PDC मतलब ये एक तो ये भुजा होगी ये, और एक P होगा जहाँ P AB पर स्थित है। अब देखिए AB पर P स्थित है, कहीं भी ले लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, तो P हो जाएगा PDC। तो बोला है त्रिभुज का एरिया। अब देखिए ये कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 24 ये 24 ये 24, सब तो 24 है। अब देखिए त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी आपकी। तो आधार तो आपका कितना होगा, ये देखिए आधार तो 24 ही है 24, और ऊंचाई कितनी होगी भाई, ये ऊंचाई भी आपकी 24 ही होगी, क्योंकि ये इसकी हाइट 24 के बराबर ही होगी। 24 चौके हो जाएगा कितना, पहले काट लेते हैं 12, 12 गुणे 244, तो ये हो जाएगा 288, 144 का दुगना। पुनीत स्टेशन ए से 30 किलोमीटर की चाल से जाता है और स्टेशन बी तक पहुंचने में 10 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब पहले 10 मिनट की देरी से पहुंचता था, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है भाई। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कहीं जाने में तो भाई देर ही हो रहे हैं। और दूसरी बार 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहता है तो चाल का जो अनुपात होता है उसी का रिवर्स आपका टाइम का अनुपात होता है। तो एक बार जा रहा है 30 से, एक बार जा रहा है 24 से, तो अनुपात निकालेंगे 6 पंजे 30, 6 चौबे 24, ये आपका स्पीड का हो गया। तो टाइम का कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स 4:5। अब देखिए 4 और 5 मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, एक बार 10 मिनट की देरी से पहुंचा और एक बार 18 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो डिफरेंस कितना है 8 मिनट का। तो एक की वैल्यू कितना है 8 मिनट। तो 8 चौक 32, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, 8 पंजे 40, 40 मिनट हो जाएगा आपका। दूसरे समय में, दूसरी स्थिति में 40 मिनट में वो पहुँच रहा है। तो और 24 की स्पीड से जा रहा है, तो 40 मिनट में 24 की स्पीड से कितना आपका दूरी तय करेगा भाई, हो जाएगा 2/3, 3 और 24, 8 दूनी 16 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका 16 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए और बी और सी का अनुपात 1/3, 1/5, 1/9 है। तो इसको पहले बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो 45 से गुणा कर लेंगे जब, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ जाएगी। 45 से गुणा करेंगे 15/9/5। ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा इतना, और सी अनुपात डी अनुपात ई कितना दिया हुआ है 3:1:2। अब देखिए सी यहाँ पर है कितना 3 और यहाँ कितना है 5, इसको बराबर कर लेते हैं। तो 15 बना लेते हैं, 15 बनाने के 3 से गुणा और इसको 15 बनाने के 5 से गुणा, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, और इधर हो जाएगा कितना 45, 27 और 15। अब ये सबसे बराबर आ गया। आपको वैल्यू निकालनी है कि किसकी
बी इंटू ई, बी कितना है आपका ये 27 इंटू ई, ई बराबर कितना है 10, तो 27 गुणे 10 माइनस सी इंटू डी, सी आपका कितना है 15 और डी की वैल्यू कितना है आपका 5, तो 15 गुणे 5 बटा में ए इंटू डी, ए की वैल्यू कितना है 45, 45 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका ये 5 माइनस प्लस करना है प्लस सी इंटू ई, सी की वैल्यू कितना है 15 इंटू ई की वैल्यू कितना है 10। ठीक है, अब देखिए 270, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये 270 हो जाएगा और 75, इसके साथ साथ ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 150, इसको जब घटाएंगे ये हो जाएगा 195 और इसको जब जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 375, इसको जब काटेंगे 15 से काट देते हैं, 15 कम 15 और बचा 4, 15 3 45, फिर इसको काट देते हैं 15 दूना 30, बचा कितना 15 25 75, 13 बटा में आपका 25,000 आ जाएगा, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया हुआ है ये वाला एंगल, ये पहले सबसे पहले देख लीजिए DE और FC आपका पैरेलल है। ठीक है, DE और FC आपका पैरेलल है और उसके साथ ही साथ ये एंगल B और ये एंगल C पूरे का जो अनुपात है 2:1 है। अब देखिए ये वाला एंगल आपका कितना है 160, तो लाइन पर बना एंगल ये 180 होता है, तो ये 160 से 180 घटा देंगे 20 ही आ जाएगी। देखिए ये वाला एंगल आपको कितना है, ये वाला एंगल है 80, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 100 और ये बराबर लाइन है, पैरेलल लाइन है, बराबर नहीं पैरेलल लाइन है, तो ये 100, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 100 और अगर ये 20 तो ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल कितना हो जाएगा 20, टोटल नहीं मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ 20। अब देखिए ये 20, ये 100 और ये 20 कितना हो गया 120, तो ये कितना बचा 60। अब ये 60 हो गया पूरे में ट्रायंगल में, तो ये और ये इसका पूरा का योग कितना हो जाएगा, पूरे का हो बचेगा कितना 120। अगर ये 60 है तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 120। अब देखिए 120 में बोला है कि 2:1 के अनुपात में है, तो मतलब 2:1 के अनुपात मतलब ये वाला 80, ये वाला एंगल 80 और ये वाला एंगल कितना 40 पूरा वाला, और भाई अगर ये 40 है पूरा और ये पहले से ही 20 लेकर बैठा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब एंगल FCB, एंगल FCB आपको कितना हो जाएगा 20, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये वाला आप लगा लेंगे, फार्मूला क्या होता है y माइनस y1 इजकल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये जो m की वैल्यू हमें निकालना है सबसे पहले। देखिए m की जो वैल्यू होती है, देखिए दोस्तों वो जो रेखा जा रही है वो इस पॉइंट से होकर जा रही है और इस रेखा पर क्या है लंब है। देखिए जो ये वाली जो रेखा है y बराबर -3x + 4, हम इसको y बराबर mx + c से क्या कर लेंगे कंपेरिजन, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा -3। ये इस लाइन की प्रवणता ही है, लेकिन जो इस पर परपेंडिकुलर होगी उसकी लाइन की प्रवणता कैसे निकालते हैं, m1 × m2 = -1, तो m1 की वैल्यू -3 इंटू m2 बराबर -1, -1 कट जाएगा, m2 बराबर कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका यहाँ रख देंगे, यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू कितना है -1, तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 और x माइनस x1, ठीक है ये हो जाएगा 1, तो ये y बराबर 1/3x माइनस 1/3, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो एक बचा है इसको भेज देंगे इधर, तो ये लास्ट वाला आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 1/3x माइनस 4/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है एक बॉक्स में 7 ग्रीन 5 ब्लू और 8 येलो रंग के कंचे हैं, जिसको देहाती भाषा में गोली कहते हैं, जो खेलते हैं। ठीक है, यदि 4 कंचे बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाले जाते हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई भी कंचा पीला नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि कोई भी कंचा पीला नहीं होगा, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 7 ग्रीन का है, 5 ब्लू का है और 8 येलो का है। अब भाई हम क्या करेंगे कि विदाउट येलो वाले कितने हमारे पास कंचे हैं, विदाउट येलो वाले 7 5 12 और येलो वाले कितने हैं 8। ठीक है, अब देखिए 4 कंचा आप निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों एक साथ निकाल रहे हैं, एक एक बार में निकाल रहे हैं और उसके साथ जो एक कंचा निकाल रहे हैं वो दोबारा उसमें रख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जब हम पहली बार कंचा निकालेंगे और वो येलो ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है, विदाउट जो येलो कंचे हैं वो फेवरेबल हमारा हो जाएगा आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ कंचे कितना है 12 8 20, ये हो जाएगा पहली बार। अब जब हम पहली बार निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, उसको रख देंगे, उसको डालेंगे नहीं उसमें अंदर दोबारा। अब दोबारा कितना निकालेंगे, अब जो हमारा है ये देखिए अब 11 बच जाएगा, तो 11 हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ कंचे कितने हो जाएंगे 19। इसी तरीके दूसरी बार जब करेंगे, तीसरी बार, तो 10/18 हो जाएगा और जो लास्ट बार करेंगे तो 9/17 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 6 12 6 3 18 3 3 9,
तो 11 गुणे 3 मतलब 33 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 19 गुणे 17 नीचे आ जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30/323। तो ये आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह हुआ है कि एक ठोस घन को पिघलाकर n समान छोटे घनों में ढाला जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन का वो 16 गुना हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी घन का अगर सरफेस टेंशन n गुना करना है तो उसे कितने नंबर ऑफ पार्ट में बांटना पड़ेगा, तो n³ पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो n गुना अगर करना है तो n³ पार्ट में बांटना पड़ेगा, और अगर 16 गुना करना है तो 16³ पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4096। इस इतने मतलब पार्ट में इतने आप उसके छोटे छोटे घन करेंगे तब जाकर आपका सरफेस टेंशन कितना होगा, 16 गुना होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। 9 क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो क्रमागत संख्या होती है उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो 9 क्रमागत संख्या हैं तो ये जो औसत होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। मतलब मिडिल टर्म आपका कितना है, 51 के इधर 4 और 51 के इधर 4 होंगी। 51 क्रमागत विषम संख्या है तो इधर कितना होगा, 53, 55, 57 और 59, और इधर कितना होगा, 49, 47, 45 और 43, इतना हो जाएगा। अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी को हटाकर उसके स्थान पर x रख दिया जाता है। मतलब ये जो 59 है इसको हटा करके इसकी जगह x रख दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नया औसत 53 हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब इसको करने का क्या तरीका है। अगर आप 59 रखते, अगर 59 को 59 ही रहने देते तो आपका जो औसत होता वो 51 ही रहता, औसत में कोई तब्दीली ना होती। लेकिन अब हमने क्या किया, 59 को हटा दिया है। अगर 59 को हटाएंगे और इसकी जगह पे कोई छोटा अंक रखेंगे तो ये जो एवरेज है ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, कम की ओर। लेकिन हम एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि 59 से बड़ी ही संख्या आपको रखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमारा 59 से बड़ी संख्या है। अब देखिए कितना बड़ा है, देखिए पहला है 51, अब हो गया 53, मतलब एवरेज में 2 अंक का इंक्रीजमेंट हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ में गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, मतलब टोटल इंक्रीमेंट हमारा कितना हो गया, 18 वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया। तो 18 वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ। ये 59 अगर रहता तो कोई ना इंक्रीमेंट होता है, लेकिन 59 की जगह एक ऐसी वैल्यू रखी है जिसमें 18 इंक्रीमेंट हो गया है। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो नंबर आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा 77 आंसर हो जाएगा। मतलब आपने 59 की जगह पर 77 को रखा है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबी लैंग्वेज का है, इसको ध्यान से पढ़िए। r त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को उसके चपटे फलक के साथ एक क्षैतिज सतह पर रखा गया है। जो अर्धगोला है उसके चपटे सतह को हम मतलब एक समतल क्षैतिज की ओर रख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा गोला इस प्रकार रखा गया है कि वह अर्धगोले के चपटे भाग और वक्राकार आंतरिक पृष्ठ को, मतलब ये जो वक्राकार है उसको दोनों को स्पर्श करता है। मतलब ये गोला जो है इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ पर भी स्पर्श करेगा और यहाँ पर भी स्पर्श करेगा, इस तरीके से। तो छोटे गोले की त्रिज्या r है और छोटी गोले की त्रिज्या जो है वो r है। तो बोला है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, और गोले का जो छोटा गोला है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फाइनली अनुपात बताना है। देखिए ये दोस्तों कितना दिया हुआ है, r त्रिज्या है, मतलब ये कितना है r और ये कितना है r। इसके साथ ही साथ अगर ये r है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। मतलब जो स्मॉल r है वो कितना है, फाइनली r/2 है। तो हमको निकालना है ये बड़े वाले गोले का, मतलब जो अर्ध गोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² ये हो जाएगा। उसके साथ अनुपात निकालना है ये छोटे वाले जो पूर्ण गोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr। r की वैल्यू कितना है, r/2, तो हम सीधा यहीं पर रख देते हैं r/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, तो r² अनुपाते ये 2 है, 2 × r²/4, तो ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 1/1/2 या 2/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए जो प्रश्न है हमारा वो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेटिव आप बोल सकते हैं कि एक स्कूल में 1600 विद्यार्थी हैं जिसमें से 15% को क्रिकेट पसंद है। शेष विद्यार्थियों में से, मतलब जब 15% निकाल दिया जाता है उसके बाद जो बचेंगे उनमें से 35% को फुटबॉल पसंद है, और शेष के 3/13 को, मतलब जब अब जो शेष बचा दूसरी बार उसमें 35% निकालने के बाद जो शेष बचा उसका 3/13 वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं।
बच्चों और बच्चे शेष विद्यार्थियों को कुछ नहीं खेलते, मतलब कोई खेल पसंद नहीं है। तो कोई खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? अब देखिए दोस्तों, टोटल है कितना हमारा 1600 विद्यार्थी हैं। 1600 विद्यार्थी में 15% को क्रिकेट पसंद है। अगर 15% हो गया क्रिकेट पसंद, तो बचे कितने? बचे हमारे 85%। ठीक है, 85% हमारे बच गए। ठीक, अब इन 85% में 35% को पसंद है फुटबॉल खेलना। अगर ये जो बच्चे शेष है उनको अगर 35% को फुटबॉल पसंद है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 65%। ठीक है, 35% को अगर हटा देंगे तो रिमेनिंग हमारे 65% हो जाएंगे। अब ये हो गए इतने, मतलब कब निकल 15 जब क्रिकेट वाले निकल गए और फुटबॉल वाले जब निकल गए, तब बचे हमारे इतने स्टूडेंट। अब क्या है, इनमें से भी 3/13 को वॉलीबॉल पसंद है। अगर 3/13 को वॉलीबॉल पसंद है इतने में से, तो इनमें से 10/13 को क्या है? कुछ नहीं पसंद है। शेष वही है ना, शेष वही बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते। तो आपको यही वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 2 0 यहाँ से कट गया, ये हो गया आपका 13 बचे 65, 5 बिसाम में 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यहाँ आया कितना? 4 गुणे 85 ये वाला, और ऊपर आपका बचा है कितना? 10, फिर नीचे बचा है 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 गुणे 8 तो हो जाएगा कितना? 8 पंजे 40, 8 28 64। इतना बच्चे को कोई खेल पसंद नहीं है, लेकिन हमको बच्चे नहीं निकालने हैं प्रतिशत। तो 680 बटा में 1600, प्रतिशत कर देंगे 100, ये 00 कट गया, 16 चौको 64, बचा 40, 16 दूना 32, बचा 8, दशमलव लगाया, 16 पंजे ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न है दिया हुआ है कि प्रिया एक दीवार को 16 घंटे में पेंट कर सकती है, जबकि रिया उसी दीवार के आधी दीवार को 12 घंटे में पेंट कर सकती है। मतलब एक क्या है? प्रिया है और एक रिया है। प्रिया 16 घंटे में, रिया 12 घंटे में आधा, तो पूरा कितना? 24 घंटे में। तो आ जाएगा कितना? 48। 16 को 16, 16 32, 16 3 48, 24 दूना 48। अब क्या बोला है? यदि प्रिया पहले दीवार को पेंट करना शुरू करती है और प्रत्येक दूसरे घंटे में, यहाँ पर देखिए दिन दिया हुआ था, यहाँ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था लैंग्वेज का, तो दूसरे घंटा होना चाहिए, दिन नहीं होगा। दिन होगा तो भाई पहले ही काम कंप्लीट कर लेगी वो। दूसरे घंटे के लिए रिया उसके साथ जुड़ जाती है, मतलब 1 घंटा प्रिया काम करेगी, फिर प्रिया और रिया दोनों साथ, फिर 1 घंटा प्रिया, फिर प्रिया और रिया दोनों साथ, इसी तरीके से काम शुरू होगा चलेगा। ठीक है, तो ये 3, फिर यहाँ पर 3 2 5, फिर ये 3 3 2 5, इस तरीके से। तो 2 घंटे में हमारा कितना काम हुआ? 8। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा काम कितना है? 40। तो 40 यूनिट बार करने के लिए 8 पंजे 40, मतलब 5 टर्म जाना पड़ेगा, तब हमारा जाकर कितना होगा? 40 यूनिट काम। 5 टर्म जब हम जाएंगे तो 40 यूनिट का होगा, लेकिन 5 टर्म हम नहीं गए, ये 2 मतलब गए 5 टर्म और लेकिन 2 घंटा है, तो 10 घंटा हो जाएगा। 10 घंटे में हमारा कितना होगा? 40। फिर अगला जो हम करेंगे 40 हो गया, 48 तक जाना है। अगला करेगी कौन? प्रिया करेगी कितना? 3 घंटा 3। फिर अगले बार क्या करेंगे? फिर मिल जाएंगे रिया और प्रिया, तो कितना हो जाएगा? 5। तो 40 से 3 43, फिर 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 48। मतलब 10 घंटा तो यहाँ, फिर 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, मतलब 12 घंटा टोटल आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 12 घंटे में ये दोनों काम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है इसमें कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कार्य को क्रमशः 10, 13, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब जो मेन है वो 10 दिन में, और वोमेन जो है 13 दिन में, और चिल्ड्रन जो है वो 20 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है। तो उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम निकलेंगे, उससे भाग करेंगे। तो 260 एलसीएम होगा इनका, 260 फिर 260। ठीक है, जब यहाँ से भाग करेंगे, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 26। मतलब मेल, वोमेन और चाइल्ड का रेशियो होगा 26 अनुपाते 20 अनुपाते 13। ये हो गया। अब बोला क्या है कि 2 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 3 पुरुष और 1 महिला के साथ अधिकतम कितने लड़कों की आवश्यकता, मतलब कितने लड़के नियोजित किए जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले काम ही तो ज्ञात कर लें। काम कितना है? देखिए 1 यूनिट काम कर रहा है मैन 26, कितने दिनों में पूरा काम करेगा? 10 दिन में। तो 26 1 दिन में काम कर रहा है और 10 दिन लगेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 260। अब 260 वर्क को पूरा करना है कितना? 2 दिनों में। तो 2 दिनों में इन दिनों के साथ मिल कौन रहा है? 3 मिल रहा है पुरुष, 3 पुरुष। तो 1 पुरुष की एफिशिएंसी कितना है? 26। तो 3 पुरुष की 3 गुणे 26 प्लस 1 महिला मिल रही है, 1 महिला की एफिशिएंसी कितना है? 20। उसके साथ नंबर ऑफ, मान लो n मान लो चाइल्ड मिल रहा है, तो n चाइल्ड का एफिशिएंसी 13 हो जाएगा। ये 260 को काट देंगे, 130 हो जाएगा। 130 और ये कितना है? 78 + 20 + 13n। इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा? 98। तो 130 बराबर 98 + 13n, यह हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 32 बराबर 13n।
इसको जब भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 13। तो लेकिन ये आपका पूरा एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, आपका ये 13 बट्टे में ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैक्सिमम आप 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3।